नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। चाहे देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब पूरे होने चाहिए, और यही हो रहा है। पहली मियाद में मुल्कों मुल्कों घूमने का सपना था और वो अवामी जेब से खर्च करके पूरा कर दिया गया। फिर ये था कि दूसरे मुल्कों से आने वाले कायदीन को गुजरात घुमाना, वो सपना भी पूरा हो गया। चीन के सदर, जापान के सदर, अमेरिका के सदर आए, गुजरात में झूले झूमे और चले गए, और जाते जाते अपने मुल्कों के लिए अच्छी डील भी ले गए। जापान वाले बुलेट ट्रेन, चीन वाले स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और अमेरिकी सदर ने कई ठेके लिए और चलते बने। प्यारे वतन हिंद के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ खर्च हम सबका हुआ जो हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं। मुंगेरी लाल के सपनों की फेरिस्त और भी तवील है। अचानक मुंगेरी लाल को रेडियो से तकरीर करने का शौक़ हुआ, और फिर आज तक लोगों की कान बज रहे हैं। फिर सरकारी कंपनियों को फ़रोख्त करने की बारी आई, और कई कंपनियां अब तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। उन्हें दिवालिया होने की कगार तक लाया जाता है और फिर प्राइवेट खिलाड़ियों को दे दिया जाता है। इसके बाद गैर सियासी इंटरव्यूज़ देने का ख्याल आया, और वो भी शौक़ पूरे कर लिए गए। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाले प्रधान को रंग बिरंगे कपड़ों का भी ज़बरदस्त जुनून रहा। आज आसमान के नीचे मौजूद हर रंग के कपड़े पहन चुके हैं, हर ढंग इख्तियार कर लिया, लेकिन इन पूरे बरसों में लोगों की ज़िंदगियों में कोई रंग नहीं भर सका। 10 लाख का सूट पहना और फिर अपने आप को गरीब कहा, मीडिया के ज़रिए साबित किया गया। फिर जहां पना को शौक़ हुआ अचानक कामों का, एक मरतबा अमेरिका से वापसी के दौरान अचानक पाकिस्तान में उतर पड़े। वहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की और बिरयानी खाकर वापस लौटे। जबकि इख्तिदार पर आने से पहले और बाद में भी कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जिसमें अपनी नाकामियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं माना जाता हूँ। फिर अचानक नोटबंदी हो गई, अचानक मईशत गिरना शुरू हुई, और अचानक तेज़ रफ्तार मईशत मनफी सिमत में दौड़ने लगी। अचानक GST लगा, और फिर अचानक लॉकडाउन। इन सब के लिए एक नया जुमला लाया गया, मास्टर स्ट्रोक। अब तक मुल्क पर कई मास्टर स्ट्रोक कर दिए गए हैं। ताज़ा तौर पर मास्टर स्ट्रोक ज़राई शोबा, किसानों और आम इंसानों की ज़िंदगियों पर किया गया। किसान सड़कों पर आ गए, लेकिन अचानक नहीं। पहले 2 महीने तक हल्के हल्के एहतजाज करते रहे, लेकिन प्रोपेगेंडा के पर्दे में कुछ साफ नज़र नहीं आ सका। आज सब दिल्ली के करीब जमा है, कई सियासी जमातों और अवामी तंजीमों का साथ हासिल है, और हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। प्रधान के पास अपने कॉरपोरेट यारों को बचाने का कोई जवाब नहीं है, और अब किसानों को गुमराह कहा जा रहा है। देश भर में, दुनिया भर में किसानों के मसले पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन प्रधान के सपने हैं कि अभी पूरे नहीं हुए। इसीलिए अब किसानों और ज़राअत के मसले को छोड़कर सेंट्रल विस्टारा की बुनियाद डाली गई, और इसको जमहूरियत की निशानी कहा जा रहा है। जी हाँ, हैरान ना हो, जमहूरियत हिंदुस्तान में बाकी है, क्योंकि बैंड वैगन के एक मोहरे ने कह दिया कि हिंदुस्तान में टू मच डेमोक्रेसी की वजह से तरक्की रुकी हुई है। पता नहीं अब सेंट्रल विस्टारा की इमारत सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए होगी या फिर टू मच डेमोक्रेसी के लिए। पिछले 7 वर्षों में जिस जमहूरियत और जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिशें की जाती रहीं, आज इसी के लिए एक मजबूत और तमाम सहूलतों से लैस ज़बरदस्त इमारत बनने जा रही है, ताकि ये नहीफ और कमज़ोर जमहूरियत खुद को इस ज़बरदस्त इमारत में महफूज समझे। नए ज़रूरी कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 16वां दिन है। किसानों और हुकूमत की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन ने 3 ज़रूरी बिलों को जुमे के रोज़ कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना है कि इन कानूनों के चलते किसान कॉरपोरेट के लालच के आगे कमज़ोर होंगे। इससे पहले किसान ऐलान कर चुके कि अब मुल्क भर में ट्रेनें रोकेंगे। इधर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को एहतजाज छोड़कर बातचीत करनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। किसानों ने 4 शुबे को सरकार का राइटिंग में दिए गए प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इस बारे में वज़ीर ज़राअत ने आज कहा कि उन्हें किसानों से कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ मीडिया के ज़रिए पता चला कि उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया। हमने अपने प्रपोजल में एतराज़ात दूर करने की कोशिश की है, हमें उनकी तरफ से आगे की बातचीत का प्रपोजल नहीं मिला। किसान कायद बूटा सिंह ने कहा कि कानून रद्द करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसीलिए जल्द ट्रेनें रोकने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि हुकूमत और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। हुकूमत कानून वापस ले तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे। किसानों की मांगों को लेकर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा कि इसे ज़रूर सुने। इसी दौरान दिल्ली की सरहदों पर पंजाब हरियाणा के हज़ारों किसान बैठे हैं। जुमे के रोज़ 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में करीब 50,000 किसान मजदूर अमृतसर से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के चीफ बलबीर एस राजेवाल का कहना है कि किसानों का ट्रेनें रोकने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। दरअसल किसान कायदीन ने बीते दिनों हुई मीटिंग में 15 मांगे रखी थी, जिसमें से हुकूमत 12 मांगे मानने को तैयार है। ऐसे में किसानों को लगता है कि ये तीनों ज़रूरी कानून पूरी तरह सही नहीं है। इसी के चलते अब किसान अपना एहतजाज बढ़ाने जा रहे हैं। इस काफिले की क़यादत किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरबराह श्रावण सिंह पंधेर ने कहा कि हम 6 महीने के लिए राशन और सामान लेकर दिल्ली जा रहे हैं और हम दिल्ली को जीतने के बाद ही लौटेंगे। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को agreements that are made under this law are in the favor of farmers. So in case the prices in the marketplace, even after the farmer has entered into an agreement, rise and he can get a better price going outside the contract, he is free to go out of the contract and sell to anybody he likes at a higher price. All that he will be required to do is pay back any advance that he may have taken under the contract without any penalty and in a reasonable time. No restriction is also put on him in terms of time. The SDM can choose to give him any amount of time to repay only the advance without any penalty. So if prices go up, farmer has the choice to sell outside the contract, or if the contractor is willing to pay the higher price, the choice is of the farmers. Similarly, if the price were to fall below the contract price, the trader does not have the option to wriggle out of the contract. Trader is still bound by the contract and he will be bound to pay the farmer the contracted price even if the market price goes down. So friends, in every situation, whether price goes up, it is to the advantage of the farmer. If the price goes down, it is still to the advantage of the farmer because the trader will have to pay him the contracted price and cannot take the benefit of lower prices. ज़राई क़वानीन पर किसानों और हिज़्ब इख्तिलाफ की मुखालिफत का सामना कर रही बीजेपी ने मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपालों के ज़रिए लोगों को आगाह करने का फ़ैसला किया। गोया कि एक तरह से बीजेपी ने किसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसान तहरीक में शामिल लीडरान गलत फहमी के शिकार हैं और उन्हें नई ज़राई क़वानीन के बारे में जानकारी नहीं है। बीजेपी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी की तरफ से मुल्क भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपालों का इनेकाद किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि चौपाल के ज़रिए लोगों को ज़राई क़वानीन के फ़ायदे गिनाए जाएंगे और किसानों को इस कानून की पेचीदगियों के बारे में समझाया जाएगा। पार्टी इस दौरान मुल्क में 100 से ज़्यादा मकामात पर किसान कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करेगी, जबकि हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लाए गए 3 ज़राई क़वानीन की किसान पुरज़ोर मुखालिफत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से दिल्ली की सरहदों पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने जुमे को किसानों की
आमदनी के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त हमला करते हुए कहा कि मुल्क का आम किसान पंजाब के किसानों के बराबर आमदनी चाहता है। मोदी उन्हें बिहार के किसानों की आमदनी के बराबर रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान चाहता है कि उनकी आमदनी पंजाब के किसानों की तरह हो, जबकि मोदी हुकूमत चाहती है कि मुल्क के तमाम किसानों की आमदनी बिहार के किसानों की तरह हो। कांग्रेस के रहनुमा ने इसके साथ ही एक आदाद शुमार भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में सालाना औसतन सबसे ज़्यादा आमदनी पंजाब के किसान की और सबसे कम बिहार के किसानों की है। पंजाब में किसान की औसतन सालाना आमदनी 2,16,708 रुपये है, जबकि बिहार में किसान की औसतन सालाना आमदनी मुल्क में सबसे कम 42,684 रुपये है। हरियाणा का किसान 1,73,208 की औसत आमदनी के साथ दूसरे और जम्मू कश्मीर का किसान 1,52,196 रुपये की आमदनी के साथ तीसरे नंबर पर है। केरला का किसान चौथे और कर्नाटका का 5वें मकाम पर है। एक किसान की सबसे कम आमदनी बिहार में है और इससे थोड़ा ऊपर मगरबी बंगाल में किसान की आमदनी 47,760 रुपये है, जबकि झारखंड का किसान 56,602 रुपये की आमदनी के साथ नीचे से तीसरे मुकाम पर है। मरकजी वजारत दाखिला ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के काफिले पर मगरबी बंगाल में जुमेरात को पथराव के वाक़े को बेहद संजीदगी से लेते हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पीर के रोज़ तलब किया और वजारत ने इस मामले में जुमेरात को ही रियासती हुकूमत से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इस वाक़े के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। वजारत दाखिला ने मजीद एक इकदाम करते हुए जुमे के रोज़ मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP को एक मकतूब इरसाल करके पीर के रोज़ उन्हें तलब किया। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम रियासती हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया। काबिल ज़िक्र है कि JP नड्डा मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन यानी जुमेरात को जब डायमंड हार्बर जा रहे थे तो उनके काफिले पर पथराव किया गया। चारशंबे के रोज़ मगरबी बंगाल यूनिट के सदर ने वजारत दाखिला को ख़त लिखकर नड्डा की सिक्योरिटी के सिलसिले में बरती गई लापरवाही का मामला उठाया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मामले का नोटिस लेते हुए कहा था कि मरकज़ इस वाक़े की संजीदगी से नोटिस ले रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि बंगाल में BJP के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा पर हुआ हमला बहुत ही काबिल मजम्मत है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मरकज़ी हुकूमत इस स्पॉन्सर्ड हमले को मुकम्मल संजीदगी से ले रही है। बंगाल हुकूमत को इस हमले के लिए रियासत के अमन पसंद अवाम को जवाब देना होगा। तृणमूल हुकूमत में बंगाल जुल्म, अनारकी और अंधेरे के ज़माने में जा चुका है। TMC की हुकूमत में मगरबी बंगाल के अंदर जिस तरह से सियासी तशद्दुद को इदारा जाती बनाकर इंतहा पर पहुंचाया गया है वो जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखने वाले तमाम लोगों के लिए तकलीफदा भी है और तशवीशनाक भी। मगरबी बंगाल में BJP सदर JP नड्डा पर हमले की मजम्मत करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हिज़्ब इख्तिलाफ से पूछा कि वो इस संगीन मामले में क्यों खामोश है। राहुल गांधी और बाएं बाजू की जमात भी खामोश है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करना चाहिए। जुमे को प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वजारत दाखिला ने मगरबी बंगाल में तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट तलब की है, लेकिन वहाँ की हुकूमत इस पर खामोश क्यों है। जावड़ेकर ने कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है। राहुल गांधी और बाएं बाजू पार्टियों को भी इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की हुकूमत वहाँ पर तशद्दुद कर रही है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। और इस सब विषयों के लिए दुनिया ने कबूल किया था कि 100 बिलियन हर साल डॉलर्स, 100 बिलियन डॉलर्स हर साल देंगे, लेकिन अब $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 1100 बिलियन डॉलर का बात हो गई 11 साल में। अब बात कोरोना वायरस की। ऑस्ट्रेलिया ने जुमे के रोज़ एक वैक्सीन तैयार करने का काम रोक दिया। ये वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और बायोटेक कंपनी CSL साथ मिलकर तैयार कर रही थी। पहले स्टेज के ट्रायल में वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में HIV एंटीबॉडी बनने की बात सामने आई। इसके बाद इसे नहीं बनाने का फैसला लिया गया। हुकूमत ने इस वैक्सीन को 5 करोड़ 10 लाख डोज खरीदने का ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में तैयार की जा रही 4 वैक्सीन में एक थी। वहीं अमेरिका में चारशंबे के रोज़ 3000 लोगों के इन्फेक्शन से मौत के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने
जो बाइडेन के एडवाइजर ने लोगों से क्रिसमस पार्टियों से दूर रहने को कहा। जर्मन सरकार भी दबाव में है, यहाँ मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग पाबंदियों के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। इसी बीच दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा हो गया। 4 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15 लाख 91 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यानी अब भी दुनिया भर में करीब 2 करोड़ मरीजों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 97 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,398 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 97,96,770 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 414 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस वबा से मरने वालों की तादाद 1,42,186 तक पहुँच गई है और इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 92,71,000 से ज़्यादा हो गई है। जुमे की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत के जरिए जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,638 नए मामले सामने आने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 97,83,292 हो गई, जबकि इसी मुद्दत में इस वबा से निजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 92,71,933 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 194 अमवात होने के साथ मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,41,698 हो गई है। मुल्क में कोरोना के मामलात में इजाफे के दरमियान राहत की बात यह है कि नए मामलात के मुकाबले में सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा होने से रिकवरी रेट में जुज़वी इजाफा दर्ज किया गया और अब ये तकरीबन 94.55% पर पहुंच गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 4.01% है, जबकि मौत की शरह महज 1.45% है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 612 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना के मामलात की जुमला तादाद बढ़कर 2,76,516 हो गई है। रियासत में अमवात की तादाद 1485 हो गई है, क्योंकि मजीद 3 अफराद की गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मौत हुई है। रियासती महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि मुल्क में अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट 1.5% है। बरखिलाफ रियासत में ये शरह 0.53 दर्ज की गई है। रियासत में जुमला 502 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,67,427 हो गई है। रुबे सेहत होने की शरह रिकवरी रेट 96.71% दर्ज की गई है, जबकि कौमी रुबे सेहत नेशनल रिकवरी रेट 94.8% है। रियासत में 7,604 मुस्बित मामलात में से 5,511 अफराद घरों या फिर दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,178 नमूनों की जांच की गई है। 677 नमूनों की रिपोर्ट का इंतज़ार है। कोरोना वबा के फूट पड़ने के बाद से 60,30,000 मायने रियासत भर में किए गए हैं। GHMC में 144 मुस्बित मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं, जबकि बकिया मामलात दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। रूसी फौज के 10,000 से ज़्यादा जवानों को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी दी गई। वजारत दिफा को 14,500 वैक्सीन दी गई। वैक्सीन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल्स और वैक्सीन लगाए जाने के बाद फौजियों में पैदा हुई क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैक्सीन के महफूज और मौसर होने को साबित करती है। इस वजह से किसी भी फौजी ने वैक्सीन लगाने पर कोई एतराज़ नहीं किया। निरल एगोर ने कहा कि रूस के वज़ीर दिफा सेर्गेई शोगो के मंजूर शुदा मंसूबे के मुताबिक साल के आखिर तक 1 लाख फौजियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी डॉक्टरों की 300 ब्रिगेड वैक्सीन लगाने के लिए तैनात कर दी गई है। 1 साल पहले जब शहरियत तरमीमी कानून को पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया था तो इसके खिलाफ मुल्क भर में कई महीने तक एहतजाज व मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। इस मुतनाज़िया कानून के खिलाफ मुतअद्दिद अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जो आज भी ज़ेर इल्तिवा है। मुतनाज़िया शहरियत कानून के खिलाफ जुलाई 2020 के दरमियान 206 अर्जियाँ दाखिल की गई। उनमें मरकज़ के कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की कई अर्जियाँ भी शामिल हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सियासी जमातों, अरकान पार्लियामेंट, मजहबी तंजीमों, सिविल सोसाइटी ग्रुपों, तुलबा तंजीमों, रिटायर्ड अफसर, शाहों, वकला और समाजी कारकुनान ने अर्जियाँ दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2019 में हिदायत दी थी कि आसाम और त्रिपुरा के लोगों और फरीकैन की तरफ से दायर मामलों को दीगर फरीकैन की तरफ से दायर मामलों से अलहदा सुना जा सकता है। इसीलिए
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके दलाइल में उठाए गए इश्यूज अलहदा हैं। आसाम और त्रिपुरा की अर्जियों में दलील दी गई थी कि 2014 तक हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले अफराद के लिए शहरियत की तौसी आसाम मुआहदा यानी आसाम एकॉर्ड के इल्तजामात के खिलाफ वर्जी करता है। इन अर्जियों के मुताबिक सीए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है और शुमाल मशरकी रियासतों को बांग्लादेशी महाजरीन को कबूल करने पर मजबूर करेगा। दूसरी तरफ शुमाल मशरकी रियासतों के बाहर पार्टियों और ग्रुपों की तरफ से दायर की गई अर्जियों के जरिए कानून को मजहबी तासुब की बुनियाद पर चैलेंज किया गया, चूँकि कुछ मखसूस ममालिक से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मखसूस तबकात के लोगों के लिए शहरियत का खुसूसी हक फराहम करता है। मार्च में मरकज़ ने तमाम दलाइल के लिए एक इब्तदाई जवाब दाखिल किया और कहा कि सीए हिंदुस्तानी शहरियों की शहरियत को मुतासिर नहीं करेगा और गैर मुल्की शहरियों की तरफ से हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के बाद के मौजूदा अमल को भी मुतासिर नहीं करेगा। हुकूमत ने यह भी दलील दी कि चूंकि सीए को खारिजा पॉलिसी के तौर पर मंजूर किया गया है, लिहाजा इसका अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता। फरवरी में मुल्क की अदालत उज़्मा ने सीए के इतलाक़ पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया, तहम हुकूमत ने उस वक्त तक इस कानून को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। कानून को नाफिज करने के लिए मरकज़ को अगला कदम उठाना है, चूँकि कानून के तहत जवाबित को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। मामले में 5 मार्च को जब फौरी समाअत की गुजारिश की गई तो चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने इंदिया दिया था कि अर्जियों में उठाए गए नुकात को 5 जजों की आईनी बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से सुना जाएगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने यह भी देखा कि चूंकि 9 जजों की बेंच सबरीमला मामले की समाअत कर रही है, लिहाजा सीए से मुतालिक मामलों की समाअत 9 जजों की बेंच का मामला ख़त्म होने के बाद की जाएगी। हालांकि सबरीमला मामले की समाअत फरवरी मार्च में कुछ जजों के बीमार पड़ने से मुतासिर हो गई। इसके बाद 25 मार्च से कोरोना के सबब नाफिज किए गए लॉकडाउन के बाद से अदालत का काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा रहा है। अर्जी गुजारों में से कुछ की नुमाइंदगी कर रही एडवोकेट मालविका त्रिवेदी का कहना है कि सीए से मुतालिक अर्जियों की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत करना अमली तौर पर नामुमकिन है। दिल्ली में सीए एनआरसी क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद को लेकर सीपीआईएम ने एक ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है जिसने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फरवरी 2020 में हुए तशद्दुद को लेकर जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह तशद्दुद भड़कने और जांच में तफरीक करने के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमित शाह के मातहत आने वाले वजारत दाखिला कई मानों में तशद्दुद भड़कने के पीछे जिम्मेदार थी। सीपीआईएम ने अपनी इस रिपोर्ट को शुमाल मशरकी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद फरवरी 2020 नाम से जारी किया। सीपीआईएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को दिल्ली फसाद कहना गलत है। रिपोर्ट के मुताबिक फसाद वो होते हैं जहां दोनों फरीक बराबर के शरीक होते हैं। हालांकि यहां जारहियत हिंदू फरीक की भीड़ की तरफ से थी, दूसरे फरीक ने खुद को ऐसे हमलों से बचाने की कोशिश की। तकरीबन सभी इलाकों में ऐसे वीडियो सबूत मौजूद हैं जहां पुलिस को हिंदुत्व भीड़ का ताउन करते हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सीए एनआरसी के खिलाफ तवील एहतजाजी मुजाहरा राजधानी दिल्ली में हुआ था। फरवरी माह में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के कुछ वाक़यात हुए जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराकर जेल में बंद किया गया। हालांकि कई ऐसी रिपोर्ट शाया हुई जो उन्हें बेकसूर साबित कर रही थी। जनसत्ता में शाया खबर के मुताबिक बायां महाज पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 मार्च 2020 को अमित शाह ने पार्लियामेंट को बताया कि वो दिल्ली के अहम पुलिस अफसरान से राब्ते में हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं। सवाल यह है कि 24 फरवरी को जब तशद्दुद भड़का तब कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? आखिर क्यों फौज नहीं तैनात की गई? यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तादाद भी बेहद कम और तैनाती काफ़ी देर से की गई थी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 23 फरवरी से 27 फरवरी के दरमियान 26 लाख आबादी वाले एक ज़िले में सिर्फ 1393 से 4756 जवान ही तैनात रहे थे। सीपीआईएम ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि इससे कबल के वाक़े की कोई जांच होती। वज़ीर दाखिला ने 11 मार्च को लोकसभा में इसकी तफसील पेश कर दी। इसके बाद हुई जांच सिर्फ उनका नज़रिया दुरुस्त ठहराने के लिए हुई। रिपोर्ट में वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने बीजेपी कायदीन के उन बयानात को भी नज़रअंदाज किया जिसमें मुल्क के गद्दारों को गोली मारने की बात कही गई। रिपोर्ट में यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि अमित शाह ने नफरत भरी तकरीरों के लिए उल्टे अपोजिशन पर ही इल्ज़ाम आयद कर दिया और कहा कि 14 दिसंबर 2019 को कांग्रेस ने ही अक़लियती तबके के लोगों से कहा था कि वो करो या मरो की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर जाएं। इस तरह से शाह ने
तशद्दुद के लिए सिर्फ अपोजिशन को जिम्मेदार ठहरा दिया, साथ ही उन्होंने अक़लियती तबके को भी इसमें लपेट लिया। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले इंतखाबी इलेक्शन से पहले तंजीमों ने मुहिम के जरिए मकामी इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मशगूल। कांग्रेस के हक में माहौल को मजीद साजगार बनाने के इरादे से पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा नए साल में बड़े पैमाने पर राब्ता मुहिम छेड़ सकती हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि प्रियंका गांधी जनवरी के दूसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश में क़याम कर सकती हैं। अपनी राब्ता मुहिम के तहत वो डिवीज़न के एतबार से इलाकों का दौरा करेंगी और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उस इलाके में कारकुनों और ओहदेदारों के साथ मीटिंग करके मकामी मसाइल जानने के साथ इलाके में पार्टी की हालत का जायज़ा लेंगी। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी मुतय्यना शोबे में शाम 6 बजे के दरमियान चौपाल लगाकर मकामी अफराद से तबादला ख्याल करेंगी, जबकि वो रात को खाना किसी भी आम कारकुन या आम शहरी के घर पर खाएंगी। प्रियंका गांधी की ये मुहिम पंचायत इलेक्शन, उसके बाद साल 2022 में होने वाले असेंबली इलेक्शन तक जारी रहेगी। ज़राए ने बताया कि पार्टी के लिए हाल ही में हुए असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे पार्टी के लिए हौसला अफजा हैं। इस इलेक्शन में पार्टी भले ही किसी भी सीट पर जीत दर्ज ना कर सकी हो, लेकिन बांगर, मऊ और घाटमपुर असेंबली हल्के में जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहीं सभी 7 सीटों पर वोट फीसद में इजाफा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अब बारी पंचायत इंतखाबात की है, जिसके लिए पार्टी तंजीमी ढांचे को मकामी सतह पर मजबूत करने में लगी है। पार्टी के कौमी और रियासती सतह के लीडर और ओहदेदार लगातार मकामी इलाकों का दौरा कर रहे हैं और तबादला ख्याल के जरिए पार्टी की पॉलिसियों के बारे में मकामी अफराद को जानकारी दे रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का परमिशन देने के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज किया। इस एहतजाज का असर रियासत के सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी देखने को मिला। रियासत के सबसे बड़े अस्पताल MCH और पटना एम्स के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी इस एहतजाज में शामिल होकर कामकाज का बायकॉट किया। नतीजा ये हुआ कि इन अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर हुई। ऐसे ही हैदराबाद में भी कई जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी की इजाज़त की मुखालिफत की। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले जो बाइडन और अमेरिका की पहली मुंतखब खातून नायब सदर कमला हैरिस को टाइम्स मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया। दोनों को उनकी शानदार सियासी खिदमत, मुनफरिद इंतखाबी मुहिम चलाने और समाजी मसाइल को हल करने की कोशिशों और इरादों के एवज़ इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया। टाइम मैगजीन माजी में भी मुतअद्दिद अमरीकी सदूर और सदारती उम्मीदवारों समेत सियासतदानों व समाजी रहनुमाओं को इस एजाज़ से सरफराज कर चुका है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच का आज पहला दिन शुरू हो गया। आज पहला दिन मुकम्मल हो गया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया ए पर 86 रन की लीड ले ली है। बुमराह की पहली फर्स्ट क्लास 50 की बदौलत इंडिया ने 194 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 108 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तान के लिए मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी ने 3-3 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह को 2 और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। इसी बीच इस मैच के दौरान कैमरून ग्रीन को बॉलिंग करते वक्त सिर में चोट लगी। इसकी वजह से उन्हें सब्स्टिट्यूट किया गया। जसप्रीत बुमराह ने ग्रीन की गेंदबाजी पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला। शॉट ग्रीन के हाथ से छूटकर सीधे उनके सिर पर जा लगी। नॉन स्ट्राइकर
एंड पर खड़े मोहम्मद सिराज फौरी ग्रीन के पास गए। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सिराज की इस गेस्चर की हर गोशे से सराहना की जा रही है। उन्होंने एक रन पूरा करने के बजाय मुखालिफ टीम के खिलाड़ी की चोट को अहमियत दी और इंसानियत का मुजाहरा किया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।